नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट जीके में। आज अपने पढ़ेंगे दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र की अगली महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में। कल अपने पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र की दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां जिनका नाम है पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। दोस्तों पीयूष और पीनियल ग्रंथि के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको अपने पूरे विस्तार से अध्ययन कर लिया था। और पीयूष और पीनियल ग्रंथि के अंदर जो 9 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, उन 9 प्रकार के हार्मोनों का अलग अलग कार्य होता है, उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज उसी प्रकार अगली ग्रंथियों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। टॉपिक है अंतःस्रावी प्रणाली या तंत्र या ग्रंथियां, जो कि अपने पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो अपने आज टॉपिक लेके आए हैं, पटवार, पुलिस, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आरएस की परीक्षा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उसके अंदर से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। पढ़ो ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे आप जैसा। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। आगे अपने जो पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि थी, जहां छोटा था, दोबारा वहां से थोड़ा सा चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पीयूष ग्रंथि दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओनली महिला के अंदर पाया जाता है। यहाँ अपने छोड़ के गए थे, हीरोक्राइन ग्रंथि से निकलने वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो पुरुष व महिला दोनों के अंदर पाया जाता है। एक तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है और एक हीरोक्राइन ग्रंथि से निकलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली तीसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है, जो कि गले में पाई जाती है और इसको अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह ग्रंथि श्वास नली के पास पाई जाती है और गले में देख लो ऐसी होती है। इसका आकार कैसा होता है आपको चित्र में दिख रहा होगा, थोड़ा सा रफ चित्र बनाया है। तो गले में अपने इस प्रकार से बनी होती है। इसका आकार पूरा एच की तरह दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मानते हैं कि इसका आकार एच अक्षर की तरह होता है और तितली के जैसा भी दिखाई देती है, यानी एच अक्षर जैसी होती है। अगर एच अक्षर जैसी ना माने तो तितली के आकार यानी बटरफ्लाई के आकार जैसी होती है। दोस्तों पुरुष के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसका आकार छोटा होता है, लेकिन मैंने यहाँ बड़ा क्यों लिखा है इसका मतलब समझो। इसका मतलब है जो पुरुष होता है उसके अंदर जो लैरिंक्स होता है, कंठ होता है, उसका आकार बड़ा होता है। जो महिला होती है उसके अंदर लैरिंक्स का आकार छोटा होता है। तो कहने का मतलब है जो थायराइड ग्रंथि होती है वो महिला के अंदर बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? यानी जो लैरिंक्स होता है उसका आकार महिला के अंदर छोटा होता है। अगर आकार छोटा होगा तो जो थायराइड ग्रंथि है उसको फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। इस कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है महिला के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है। पुरुष के अंदर लैरिंक्स का आकार बड़ा होने के कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है ज़्यादा फैल नहीं पाती, इस कारण इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल समझ आ जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो मतलब सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। अंतःस्रावी तंत्र को आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा जाए तो पेपर के अंदर सीधा पूछ लेते हैं, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछा जाए, सीधा ही अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर ग्रंथि होती है दोस्तों, जिसको यकृत ग्रंथि भी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि। आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि का भार 25 से दोस्तों 30 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 से लेकर 30 ग्राम तक इसका भार होता है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके हार्मोन निष्क्रिय यानी इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी ग्रंथियां जो होती है दोस्तों उनके हार्मोन सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके हार्मोन सक्रिय नहीं होकर कैसे रहते हैं? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं थायराइड ग्रंथि के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं इसको, जो इसके अंदर हार्मोन होता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगाकर आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो, 100 ml ब्लड के अंदर दोस्तों 0.3 ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, या 100 ml ब्लड के अंदर 0.3 ग्राम आयोडीन होना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु यानी निर्माण हेतु, संश्लेषण हेतु 120 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर पूछ लिया जाए प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो 120 से 150 ग्राम
आयोडीन की आवश्यकता होती है माइक्रोग्राम के अंदर। और दोस्तों आयोडीन को I2 से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं? I2 से लिखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाए, शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाएगा और इसको अपने क्या कहेंगे? गेंगा या गोइटर रोग कहेंगे, यानी इसको गलगंड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है कि हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है और जो थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन तभी बनता है जब इसको आयोडीन मिलता है, और जब थायरोक्सिन हार्मोन को आयोडीन मिल जाता है ये प्रोटीन व वसा का पाचन अच्छी तरह से करता है। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और गले के अंदर क्या होगा? प्रोटीन में जो अपना वसा है उनका पाचन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और ग्रंथि क्या होगी? फूल जाएगी, जिससे फूले हुए भाग को क्या कहा जाएगा? गेंगा कहा जाएगा या गोइटर या गलगंड रोग कहा जाएगा। दोस्तों कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। समुद्री भोजन का सेवन करने वाले लोगों में गेंगा रोग बहुत कम होता है। क्या होता है? जो समुद्री भोजन का सेवन करते हैं उनके अंदर गेंगा रोग क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्री भोजन के अंदर आयोडीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में गेंगा रोग क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? आयोडीन नहीं मिलता है, आयोडीन की मात्रा कम होती है। समुद्री लोगों जो समुद्री भोजन खाते हैं उनके अंदर तो गेंगा रोग होता नहीं है या कम होता है, क्योंकि आयोडीन पूरा मिलता है। आयोडीन पूरा मिलता है तो थायरोक्सिन हार्मोन पूरा बनता है, और जब थायरोक्सिन हार्मोन पूरा बनता है तो थायराइड ग्रंथि फैलती नहीं है दोस्तों। इसके विपरीत जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं वहाँ आयोडीन की क्या होती है? कमी होती है और गेंगा रोग क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इस गेंगा रोग को यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर? पहाड़ों पर। इस गेंगा रोग को यहाँ पर एंडेमिक गेंगा कहा जाता है। एंडेमिक का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष संरचना पर। तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में गेंगा रोग हो रहा है तो इसको कहा जाता है एंडेमिक गेंगा। क्या कहा जाता है? एंडेमिक गेंगा कहा जाता है। अगली बात है दोस्तों, थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु 2 रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब थायरोक्सिन के निर्माण के लिए हमें पता है कि आयोडीन मिलना चाहिए, लेकिन अगर रासायनिक पदार्थों की बात करें तो T3 और T4 2 रासायनिक पदार्थ होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करें T3 की तो इसके अंदर भी आयोडीन होता है, अगर बात करें T4 की तो इसके अंदर भी आयोडीन होता है। तो T3 का पूरा नाम होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। क्या नाम होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन। और T4 का नाम होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। यानी आयोडो इसके अंदर लगा हुआ है तो मतलब दोनों के अंदर क्या है? आयोडीन है। तो आयोडीन ही तो चाहिए होता है किसको? थायराइड ग्रंथि को। किसके निर्माण के लिए? थायरोक्सिन के निर्माण के लिए। इसके अंदर आपको एक विशेष बात याद रखनी है। ऐसी बात दोस्तों पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर पूछ लिया जाए T3 और T4 दोनों में से शक्तिशाली कौन होता है ज़्यादा, तो हम कहेंगे जो T3 होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। किसकी अपेक्षा? T4 की अपेक्षा। काम क्या करता है? थायरोक्सिन का संश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखते हैं, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है दोस्तों इसके कार्य देखते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य है शरीर का शारीरिक, मानसिक तथा जननिक विकास करना, यानी शारीरिक, मानसिक और जननांगों का विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने दोस्तों अलग अलग हार्मोन पढ़े होंगे, कोई शारीरिक विकास करता है, कोई जननिक विकास करता है, लेकिन जो ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये तीनों प्रकार का विकास करता है, शारीरिक, मानसिक और जननिक विकास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं के एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का दोस्तों नियंत्रण करता है। क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या करता है? नियंत्रण। दोस्तों जिन महिलाओं के अंदर एमसी का कंट्रोल सही नहीं होता है उनके अंदर बांझपन का लक्षण आ जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि महिलाओं से इस हार्मोन की कमी से, अगर महिलाओं में इस हार्मोन की कमी हो जाए यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बांझपन यानी नपुंसकता का गुण आ जाता है। पुरुषों के अंदर नपुंसकता माना जाता है और महिला के अंदर नपुंसकता को बांझपन कहते हैं। अगली बात है दोस्तों, अगला कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन का बीएमआर का नियंत्रण। बीएमआर वास्तव में होता क्या है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं इसको? बेसल मेटाबॉलिक रेट, और हिंदी में बोलते हैं आधारीय उपापचयी दर। क्या बोलते हैं? आधारीय उपापचयी दर। उपापचयी का मतलब दोस्तों 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक तो होता है अपचय और एक होता है उपचय। कोई भी चीज अगर किसी के अंदर से टूट जाती है, विघटन हो जाता है, उसे कहा जाता है अपचय,
और अगर कोई चीज़ आपस में जुड़ती है किसी के साथ उसे का बोला जाता है उपचय। और यहाँ पर अपने शरीर से संबंधित उपापचय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाचन से लेकर उत्सर्जन तक की जितनी भी मनुष्य क्रिया करता है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है, मेटाबॉलिक कहलाती है। तो अपने पढ़ लिया है थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य को, एक बार और देख लो। शरीर का शारीरिक मानसिकता जनिक विकास करने में, महिलाओं के अंदर एमसी का नियंत्रण करने में, महिलाओं में इस हार्मोन की कमी से बांझपन का गुण आ जाता है, बीएमआर का कंट्रोल करने में। बीएमआर दोस्तों भार पर निर्भर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बीएमआर होता है मनुष्य का वो भार पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? नीचे आपको एक सूत्र याद रखना है कि जो बीएमआर है क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? एक दूसरे के विपरीत होना। मतलब अगर बीएमआर कम होगा तो भार क्या होगा? ज्यादा। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर अगर भार ज्यादा है तो उसका बीएमआर कम होगा, और किसी व्यक्ति का अगर भार कम है तो उसका बीएमआर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बीएमआर का बस वैसे मतलब समझे साधारण भाषा में तो क्या होता है? अगर आपको पता है तो 1 मिनट में सोच के बताइए बीएमआर है क्या। अगर नहीं पता है तो देखिए, बीएमआर यहां पर मैंने लिखा रखा है कि भार अगर बढ़ेगा तो बीएमआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे मैंने लिख रखा है ऊर्जा कम। इसका मतलब क्या है? जो बीएमआर होता है दोस्तों शरीर में ऊर्जा निर्माण का काम करता है। क्या काम करता है? शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। तभी तो आपने देखा होगा जो मोटा व्यक्ति होता है, ज्यादा भार वाला व्यक्ति होता है, वो ज्यादा थोड़ी सी दौड़ लगा लेगा उसका सांस क्या होता है? फूलने लग जाता है। यानी उसको ऊर्जा और चाहिए होती है, उसके अंदर ऊर्जा क्या बनती है? कम बनती है। जिसका भार ज्यादा होता है उसका बीएमआर क्या होता है? कम होता है। मतलब उसके अंदर ऊर्जा कम बनती है, उसको बार बार ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन जिसका भार कम होता है उसके अंदर ऊर्जा तेजी से बनती है। तो यही तो है बीएमआर, यानी उस शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण की जो दर होती है वो बीएमआर होती है। पता लग गया दोस्तों? भी नहीं है कि दोस्तों कि आपका भार बिल्कुल कम हो, आपकी ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नोट लगाकर लिख दिया है कि भार ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए ताकि कुपोषण ना हो। अगर अपना भार ज्यादा कम हो जाएगा तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, तो व्यक्ति कुपोषण का से शिकारित हो जाएगा। उसमें ऊर्जा बिल्कुल कम होगी, एक थप्पड़ मारेंगे तो उसकी सारी जान निकल सकती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऊर्जा बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं होगी अगर उसका भार कम होगा। मेंटेन होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए तो आपको कैसे पता चलेगा कैसा होना चाहिए? तो नीचे ये भी लिख दिया मैंने दोस्तों, छोटा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा है पूरी वीडियो देखिए और पूरे का पूरा टॉपिक समझाओगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम होना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति की हाइट लगभग 5.6 होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? अगर व्यक्ति की हाइट इतनी है ना, उसके अंदर 72 किलोग्राम भार होना जरूरी है, तो बिल्कुल सही वो माना जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। तो बीएमआर समझ गए आप? बीएमआर अगर कम है तो भार ज्यादा होगा, अगर बीएमआर कम है तो ऊर्जा कम होगी। इतनी सी बात है, इसको याद रखना है। देख लो इसके कार्य, तीसरी बार देख रहे हैं कार्य थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। अब बोलेंगे नहीं, एक बार बस आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलते हैं आगे दोस्तों। तंत्रिका कोशिका में माइलिन शीट का संश्लेषण करने में थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? भूमिका निभाता है। अब ये माइलिन शीट क्या होती है? मैंने कहा है हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय दोस्तों। इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां और अपने पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तो माइलिन आश्रित क्या होता है मैं पूरी तरह से विस्तार से आपको समझाऊंगा नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र के अंदर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों उसके अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ये क्या होता है? कोशिका काय, और ये बीच वाला क्या होता है? एक्सोन होता है। और एक्सोन के ऊपर एक छोटे छोटे इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? ऐसे भाग पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है माइलिन शीट या माइलिन आवरण बोला जाता है। आगे पूरी तरह से बताऊंगा उनका निर्माण करने में कौन भूमिका निभाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो आप समझ गए होंगे, मैंने अभी बोला तंत्रिका कोशिका कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। कोशिका काय, एक्सोन और दुम्रिका, 3 भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाता है कौन? बढ़ाता है थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडारण करने में अपनी सहायता करता है, ये आपको सब पता होगा। आगे देखते हैं हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। रक्तदाब को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाएगा यानी भूख को बढ़ाने का काम भी थायरोक्सिन हार्मोन करता है। उपापचय क्रिया का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है।
दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ लग रही होगी। अगर मैं स्पीड ज़्यादा है थोड़ी तो आप थोड़ा मेंटेन करना, क्योंकि कम स्पीड रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने होते हैं कि अगर पूछा जाए हार्मोन शब्द, हम बार बार पढ़ रहे हैं ये हार्मोन उस ग्रंथि से निकलता है, वो हार्मोन उस ग्रंथि से निकलता है, तो हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अगर प्रश्न ये आ जाए तो आपके पढ़े हुए सारे हार्मोन फेल हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एच स्टारलिंग ने किया। दोस्तों किसने किया था? एच स्टारलिंग ने। स्टारलिंग वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, एच स्टारलिंग, यानी स्टार लगे थे उसके। ठीक है, मजाक कर रहे हैं ऐसी। एच स्टारलिंग ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। किसका? हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और प्रथम हार्मोन पूछा जाए कि जो प्रथम हार्मोन है वो कौन सा था, तो हम कहेंगे सिक्रेटिन। जो प्रथम हार्मोन था वो सिक्रेटिन था। और सिक्रेटिन की खोज किसने की थी? विलियम और वेलिस ने की थी। किसने की थी? विलियम और वेलिस ने प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन की खोज की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। अब दोबारा चल रहा है, पूरा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अपने डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसी कारण दोस्तों। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, अब जो थायराइड ग्रंथि है थायरोक्सिन हार्मोन तो बनाती है, इसकी कमी से होता क्या है? यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है जड़ मानवता। और जड़ मानवता को दोस्तों क्रिटेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटेनिज्म बोला जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? बालक जो होता है मंद बुद्धि का हो जाता है, यानी कुछ समझ में नहीं आता है उसको, मंद बुद्धि के बालक होते हैं। बोनापन बालकों के अंदर आ जाता है। जो जन्नांग होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं या अल्प विकास होता है। मंद बुद्धि रहेगा, बोनापन आ जाएगा, जन्नांग क्या होंगे? अल्प विकसित होंगे। किसके कारण? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। कब? बाल्यावस्था में। और रोग को क्या कहते हैं? जड़ मानवता या क्रिटेनिज्म बोला जाता है दोस्तों। अब इसके विपरीत अगर बाल्यावस्था में अधिकता हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, अगर बाल्यावस्था में अधिकता हो जाए तो ग्रेव नामक का रोग हो जाता है, ग्रेव रोग। और लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? जो नेत्र गोलक होते हैं हमारे, उसके नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। और श्लेष्मा का जमाव होने से जिससे व्यक्ति की दृष्टि तिरछी व डरावनी हो जाती है। कब? ग्रेव रोग के अंदर। और क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं, ये तो बाल्यावस्था की बात थी। अब बात करेंगे वयस्क अवस्था में। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की वयस्क अवस्था में कमी हो जाए तो मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, यानी बीएमआर कम बनता है। और बीएमआर कम बनता है तो क्या बनता है? ऊर्जा भी कम मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा भी कम मिलती है, मैंने पढ़ा दिया था। व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। अब व्यक्ति का भार ज्यादा होगा तो बीएमआर कम होगा, बीएमआर कम होगा तो ऊर्जा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और शारीरिक क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोस्तों आप ये सब जान ही गए होंगे बीएमआर को। बात करते हैं दोस्तों वयस्क अवस्था में। अगर वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, सॉरी अधिकता हो जाए, वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो प्लूमर रोग हो जाता है। यानी इसका मतलब होता है थायराइड ग्रंथि में जगह जगह पर गांठें बन जाएगी। और जब जगह जगह पर थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है तो बीएमआर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। यानी जिसका भार कम होगा उसमें बीएमआर ज़्यादा होगा। और ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, नोड लगाकर आपको ऊपर बताया था ना, मैंने कहा था जिसका भार कम होता है उसका क्या होता है? बीएमआर ज़्यादा होता है। और जिसका बीएमआर ज़्यादा होता है उसके अंदर ऊर्जा भी ज़्यादा बनती है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा था कि भार बहुत कम हो जाए। अब यहाँ पर क्या होता है? जो ब्लूमर रोग होता है ना, इसके अंदर व्यक्ति का भार क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, यानी व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। इस कारण ये रोग हो जाता है प्लूमर रोग। और ऊर्जा भी नहीं बनती है, ये उल्टा हो जाता है। अगला नोड लगाकर है, इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों, एक बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था, हासी मोटा रोग। कौन सा रोग है? हासी मोटा रोग। हासी यानी हंसने वाला, ऐसे थोड़ा सा डिटेक्ट कर सकते हो आप। हासी मोटा रोग, इसको दोस्तों सब प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब प्रतिरक्षा। एक मजेदार बात है दोस्तों, सब प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? अब सब प्रतिरक्षा का मतलब है कि सब, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरक्षा, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। उसका मतलब होता है अगर हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश करेगा, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा जो अपने को क्या पहुंचा रहा है? हानि पहुंचा रहा है। ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे को हानि पहुंचा रहा है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? उससे लड़ता है। कैसे लड़ता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी बनाकर वो सूक्ष्म जीव को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सब प्रतिरक्षा, बदल गया सारा अर्थ ही।
सब प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि सभी का प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है, अपने ही अंगों को यानी अपने अन्य जो अंग होते हैं उनको मारने लग जाता है। क्यों मारता है वो आगे बताऊंगा। कभी कभी ये मारने लग जाता है, कैसे मारने की कोशिश करता है आपको वे एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों। कभी कभी हमारे को कोई छोटा मोटा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, तो हम क्या लेते हैं, औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं। तो हमारे शरीर का जो ब्रेन होता है उसको ऐसी सूचना मिलती है कि जो अपनी औषधि ली गई है, दवाई ली गई है, वो हमारे लिए हानिकारक है। यानी वो सही तरीके से पहचान नहीं पाता, सोचता है कि ये औषधि जो ले रहे हैं ना ये हानिकारक हो सकती है। इसलिए वो क्या करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है दवाई के खिलाफ, और दवाई को ही नष्ट करने की कोशिश करता है। इसे बोलते हैं सब प्रतिरक्षा, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसे बोलते हैं हासी मोटा रोग, हासी मोटा रोग, क्या बोलते हैं, हासी मोटा रोग बोलते हैं सब प्रतिरक्षा को। सब प्रतिरक्षा का मतलब होता है जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ली गई औषधि को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। कभी कभी करता है, हमेशा ऐसा नहीं करता है। औषधि के साथ साथ वो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देता है, और यह बीमारी कहलाती है हासी मोटा। समझ लग गया होगा दोस्तों आपको। देख अब तक अपने पढ़ा क्या है। अगर आपको इतनी बातें याद ना रहे, लेकिन इतनी बात तो पक्की याद रहनी चाहिए अगर सिलेक्शन करवाना है, नौकरी लगनी है तो। थायरोक्सिन हार्मोन की बाल्यावस्था में अगर कमी हो जाए तो जड़ मानवता रोग हो जाता है। बाल्यावस्था में अगर अधिकता हो जाए तो ग्रेव रोग हो जाता है। वयस्क अवस्था में अगर कमी हो जाए तो मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। और वयस्क अवस्था में अगर अधिकता हो जाए तो प्लूमर रोग हो जाता है। इतनी बात तो पक्की याद रहनी ही चाहिए, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले अन्य हार्मोन। अपने एक तो थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन और थायरो कैल्सिटोनिन। यानी एक ही बात होती है, चाहे कैल्सिटोनिन लिखा जाए चाहे क्या लिखा जाए, थायरो कैल्सिटोनिन लिखा जाए। बात करें अगर कैल्सिटोनिन की दोस्तों या थायरो कैल्सिटोनिन की, तो ये अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के या कैल्शियम के स्तर को कम करता है, घटाता है। कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, कम करता है। कौन, कैल्सिटोनिन। और अगर बात करें दोस्तों जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, इसी की बात कर रहे हैं। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये विटामिन डी और पीटीएच हार्मोन, विटामिन डी और पीटीएच हार्मोन यानी पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य करता है मतलब कैल्शियम के स्तर को घटाता है। तो ये दोनों क्या करते होंगे, विटामिन डी और पीटीएच क्या करते होंगे, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाते होंगे, तभी तो विपरीत काम करता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चिंता नहीं करना है, आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास रखिए। हमने पढ़ा है अब तक पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों को कवर किया है। इसके जितने भी कार्य हैं उनको पढ़ लिया है, इसमें से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको पढ़ लिया है। और क्या चाहिए आपको, 28 मिनट की वीडियो ये थी और 35-40 मिनट की ये बनेगी। तो इतने 1 घंटे के अंदर अपने सारा अंतःस्रावी तंत्र को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बाकी किसी भी कोचिंग के अंदर आप पढ़ोगे तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन वो टाइम बहुत लगता है। कम से कम 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन आपके लग जाएंगे तो ये कंप्लीट होगा। उसके अंदर भी इतनी बातें नहीं बताई जाएगी। तो आगे देखते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। और जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है दोस्तों, इसके खोज करता है रेनार्ड। कौन है, रेनार्ड है इसके खोजकर्ता। ये बात आपको याद रखनी है। स्थिति कैसी होती है, कहाँ होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि, गले में पाई जाती है तो सबको पता होता है। लेकिन थायरॉयड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, पीछे वाले भाग पर पाई जाती है। यानी मैंने पहले थायरॉयड ग्रंथि बनाई थी, बिल्कुल ऐसी बनाई थी, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, 4 ऐसे गोल गोल बिंदु कर दिए। मतलब इस रूप में पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यानी पैराथायरॉयड ग्रंथि 4 ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों पैराथायरॉयड ग्रंथि के क्या काम होते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि के कौन सा हार्मोन निकालती है ये। जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है इसमें से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है, जिसको पीटीएच हार्मोन बोला जाता है। पीटीएच हार्मोन की खोज कोलिप ने की थी, इसी कारण इस हार्मोन को कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है। पीटीएच हार्मोन के कार्य क्या हैं उसको देखते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, जो ऊपर अपने पढ़ के आए थे ना, क्या पढ़ के आए थे कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो विटामिन डी और पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन था वो कैल्शियम के स्तर को कम करता था। जो पीटीएच हार्मोन है दोस्तों ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब आपको समझ लग गई होगी दोस्तों। जो पीटीएच हार्मोन होता है ये क्या करता है, फास्फेट के स्तर को कम करता है। यानी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, फास्फेट के स्तर को कम करता है। फास्फेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए कम करता है। पीटीएच हार्मोन क्या हो गया, बढ़िया हो गया, लाभ।
पीडीएच हार्मोन के बारे में और देखें तो पीडीएच हार्मोन अस्थियों का विकास करता है, हड्डियों का क्या करता है, विकास करता है। सबको पता है अगर कैल्शियम को बढ़ाएगा तो हड्डियों में पाया क्या जाता है, कैल्शियम तो होता है। कैल्शियम को क्या करता है, विकास करता है। कौन, पीडीएच हार्मोन कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब देखा जाए पीडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपतानिका। हिंदी में क्या बोला जाता है, अपतानिका बोला जाता है। क्या होता है अपतानिका, पीडीएच हार्मोन की कमी, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी। अब टिटेनी बीमारी के अंदर होता क्या है, कैल्शियम का स्तर, जो बीमारी में कैल्शियम का स्तर बिगड़ जाता है, मांसपेशियों में सवय संकुंचन या सवय शिथिलन होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अपने कबड्डी खेल रहे होते हैं, तो अपने मांसपेशियों के अंदर एकदम खिंचाव आ जाता है, ऐंठन आ जाता है, ठीक है, तो वही तो होता है टिटेनी रोग, अपतानिका रोग। यानी अपने आप ही पेशियों में खिंचाव आ जाता है, अपने आप ही थोड़ी देर अपने उछलते हैं, कूदते हैं तो वो सही हो जाता है। ये पीडीएच हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, पीडीएच हार्मोन की कमी से। तो लगी होगी दोस्तों, पीडीएच हार्मोन कैल्शियम के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कैल्शियम के स्तर को कम करता है कोई, कैल्शियम के स्तर को कोई बढ़ाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का स्तर होता कितना है। दोस्तों याद रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो कैल्शियम का स्तर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 1 किलोग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कैल्शियम होना चाहिए। अगर सही है इतना तो वो सामान्य रूप से सही माना जाएगा। कम या ज़्यादा है तो पता लग ही गया, कमी होगी चाहे ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको दिखा रखी है यहाँ पर कौन सी ग्रंथि, यहाँ पर ये दिखा रखी है अमाशय दिखा रखी है दोस्तों, और ऊपर इसके क्या है, अग्नाशय है, यकृत है, ठीक है, सब दिखा रखा है। ये लीवर होता है, ये गाल ब्लैडर है, और ये क्या है, हीलम है। यानी जो लीवर होता है उसके अवतल भाग को हिलम कहा जाता है। और ये स्टोमच दे रखा है, स्टोमच का मतलब होता है अमाशय। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को तोड़ता है और पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आगे दे रखा है ड्यूडेनम, ये आगे अपने पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। छोटी आंत का भाग होता है। आगे पैनक्रियास दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, अग्नाशय दे रखा है, अग्नाशय ग्रंथि को दे रखा है। देख लिया होगा इसके अंदर कि क्या होता है, कैसे होता है, बाकी आपको पूरा बताएंगे। अब पीडीएच हार्मोन की अधिकता, पहले कमी थी, अब क्या होगी, अधिकता। कमी से टिटेनी रोग होता है, अधिकता से देखते हैं क्या होता है। जब पीडीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उसको बोला जाता है ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोला जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। पोर में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होना, ठीक है। ओस्टियो में होती है जब हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो ओस्टियो से संबंधित होता है ओस्टियोपोरोसिस। दोस्तों जो ये रोग होता है महिला व पुरुष दोनों के अंदर होता है। यानी ओस्टियोपोरोसिस के अंदर कैल्शियम की अधिकता के कारण हड्डियां भंगूर हो जाती है, कोमल हो जाती है, मुलायम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हड्डियां भंगूर होना। हड्डियां भंगूर होने का मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भंगूर प्रगति होती है, भंगूर का मतलब है किसी भी चीज पर अपनी थोड़ी सी चोट करते हैं तो वो टूट जाना, ठीक। कैल्शियम की अधिकता के कारण हड्डियां भंगूर हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। अगर आप किसी से हाथ मिलाओगे, अगर उसने जोर से दबा दिया तो भी आपकी हड्डियां टूट जाओगी। कभी कभी हड्डियां में छेद हो जाता है, यानी अभी बोला था मैंने, छेद का मतलब छिद्र, यानी ओस्टियोपोरोसिस बोला है तो पोरो का मतलब क्या होता है, छेद होता है, ठीक दोस्तों। पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं ना, जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, पोरी मतलब छिद्र। और दोस्तों एक अन्य ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ये तो क्या होता है, किसकी कमी से होता है, ओस्टियोपोरोसिस, यानी कैल्शियम की अधिकता हो जाए, कैल्शियम की अधिकता से हो जाता है या पीडीएच हार्मोन की अधिकता से हो जाता है। लेकिन एक अन्य होता है ओस्टियोपोरोसिस रोग, जो कि केवल महिला में होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होने वाला ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि ये 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है और कंकाल पेशियों में क्या रहता है, महिला के दर्द रहता है दोस्तों। और दोस्तों 50 वर्ष की जो उम्र होती है महिला की, उसको क्या कहा जाता है, मेनोपॉज अवस्था कहा जाता है। मेनोपॉज अवस्था के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस। और इसका उपचार भी किया जा रहा है दोस्तों आजकल। इसका उपचार क्या किया जा रहा है, उपचार के अंदर HRT, यानी HRT का पूरा नाम होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका मतलब है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो रहा है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का रिप्लेस करवा दिया जाता है महिला के शरीर के अंदर। तब होता क्या है कि जो महिला के अंदर कंकाल पेशियों में दर्द हो रहा है,
वो तो हो जाता है दूर, लेकिन एमसी द्वारा शुरू नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा इंजेक्शन देने पर कंकाल पेशियों में दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन ये क्रिया दोबारा शुरू नहीं होगी। ये तो 50 वर्ष की उम्र पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। आगे छोटा सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो याद रखना है। पीटीएच हार्मोन की कमी से डायाफ्राम की अंतरापरसुका पेशियों यानी आईसीएम, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटरस्कोलेट मसल्स बोला जाता है, इंटरस्कोलर मसल बोला जाता है दोस्तों। पीटीएच हार्मोन की कमी से डायाफ्राम की अंतरापरसुका पेशियों यानी इंटरस्कोलर मसल में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो व्यक्ति में श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा ज्ञान है, नॉलेज की बात है, याद रखनी है कि नोट लगाकर। दुग्ध हार्मोन कौन सा होता है? मान लिया कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ गया, लेकिन मैंने तो करवाया है प्रोलैक्टिन भी दुग्ध उत्पादित होता है, ऑक्सीटोसिन भी दुग्ध उत्पादित होता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आ गया कि दुग्ध हार्मोन होता है और ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए हैं। पहली बात तो ऑप्शन में दोनों दिए नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर ऑप्शन में दोनों दिए होंगे तो अपने प्रोलैक्टिन को मानेंगे, ऑक्सीटोसिन को नहीं मानेंगे। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है, दोनों ही दुग्ध हार्मोन होते हैं, दुग्ध का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन जो होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ रहे हैं दोस्तों विस्तार से अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो दोस्तों चिंता नहीं करनी है, वीडियो लंबी हो तो आगे चलते हैं। आगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो ग्रंथि है 5 नंबर की ग्रंथि है। इससे पहले 4 ग्रंथि आपने कवर कर ली है। बच्चों में ये विकसित होती है, बूढ़ों में ये लुप्त होती है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धि करता जाता है, विकास करता जाता है उम्र के साथ, तो उसके अंदर थाइमस ग्रंथि क्या होती जाती है, कम होती जाती है और वक्ष में पाई जाती है। दोस्तों ये एंटीबॉडी का निर्माण करके प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। प्रतिरक्षा तंत्र वो होता है जो रोगों से लड़ता है और एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं, जीवाणुओं इनको खत्म करता है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में ये अत्यधिक सक्रिय होती है, तो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आकार में छोटी हो जाती है और धीरे धीरे लुप्त भी हो जाती है। आगे एंडोक्राइन सिस्टम दे रखा है चित्तर, यानी ये देखो दोस्तों अपने पढ़ के आए हैं। मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पढ़ेंगे अपने तंत्रिका तंत्र के अंदर। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि दे रखी है, पैराथायराइड ग्रंथि दे रखी है जो कि गले में पाई जाती है। ये भी अपने क्या कर ली है, कवर कर ली है। और आगे दे रखी है जो अब पढ़ रहे हैं अपने थाइमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? थाइमस ग्रंथि के बारे में, जो कि यहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वक्ष में, थोड़ा सा गले के नीचे पाई जाती है दोस्तों। आगे है पैनक्रियास यानी जिसको बोलते हैं अग्नाशय, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। एड्रिनल ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवेरी यानी अंडाशय होता है ये जो कि महिला के अंदर पाया जाता है। और आगे है ये वाला टेस्टिकल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको बोला जाता है वर्षण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस में होते हैं? ये नर में होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, जहाँ थाइमोसिन हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। 2 प्रकार की होती है, यानी इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। थाइमस ग्रंथि के अंदर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा होता है? मोनोसाइट। अब मोनोसाइट का काम तो छोटा सा ही है, लेकिन लिखा तो गया छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। जो मोनोसाइट होती है ये एंटीबॉडी बनाकर या एंटीबॉडी का निर्माण कर सूक्ष्म जीवों का कर लेती है भक्षण, यानी सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, खा जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने। अब जो थाइमस ग्रंथि का दूसरा प्रकार होता है या पहला प्रकार होता है लिम्फोसाइट। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट होता है, इसका काम होता है भक्षण का कार्य करना, सूक्ष्म जीवों को खाना। सेम है, मोनोसाइट की तरह होती है। अब जो टी लिम्फोसाइट होती है दोस्तों, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है टी हेल्पर और एक होता है टी किलर। टी जो हेल्पर है ये प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? जो टी हेल्पर कोशिका होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र के साथ क्या करती है, विकास में सहायता करती है। और जो टी किलर होती है, किलर मैंने होता है मारना, इसको बोलते हैं हिंदी में टी मारक, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है, सीधा काम तमाम करती है। ये तो कौन? टी किलर। आपको यहां तक समझ आया कि जो थाइमस ग्रंथि होती है इसके 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण कर सूक्ष्म जीवों का क्या करती है, भक्षण करती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भक्षण का कार्य करती है, यानी खाने का काम करती है सूक्ष्म जीवों को। टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी हेल्पर और टी किलर। टी हेल्पर यानी सहायता करती है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में, और टी किलर सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है।
अब दोस्तों अपने जो आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत ही मजेदार कहानी है। आपको एडिस का नाम भी आपने सुना होगा, HIV विषाणु का भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है ये आपने कभी नहीं सुना होगा। वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। यानी मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिख रखी है। एड्स रोग में टी साइक सेल की संख्या में कमी आ जाती है। ये तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि एड्स रोग में किन कोशिकाओं की कमी होती है, तो हम कहेंगे टी हेल्पर की, टी साइक की। यहाँ पर ये खत्म हो गया, बस इतना याद करना है। लेकिन मैं जो समझाने वाला बात वो है, नीचे आपको जो लिखी हुई बात है कि एड्स रोग, आगे लिख दिया HIV विषाणु, आगे लिख दिया शरीर में प्रवेश, आगे लिख दिया लीवर, फिर RNA, फिर DNA, फिर संतान उत्पत्ति, फिर शरीर में क्रिया, फिर टी हेल्पर, फिर इंटरफेरोन, फिर टी किलर, फिर नष्ट हो गई, फिर थाइमस नष्ट हो गई, फिर रोगों का जाल बन गया। तो यही होता है ये रोग। समझे या नहीं समझे? आपने बहुत नाम सुना होगा एड्स रोग का, लेकिन अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। पूरा नाम सब जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम सब जानते होंगे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ना, इसको याद करना। अगर ये नहीं जानते हो तो बहुत पीछे हो। अब देखो दोस्तों एड्स रोग, अब देखो मैं जो कहानी सी एक बोलूंगा पूरी आपको इसी को देखकर समझनी है। अगर मैं बोलूंगा जो कहानी, अगर समझ लग जाए ठीक है, वरना लिख के याद करना, पूरी याद हो जाएगी। यानी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ HIV वायरस की। जो HIV वायरस होता है बहुत ही समझदार होता है। क्या होता है? बहुत ही समझदार होता है। और हमारे शरीर में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और शरीर में जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले पूरे शरीर में तो जाता नहीं है, ये लीवर में जाकर क्या हो बैठ जाता है। क्या करता है? एड्स रोग HIV विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणु बहुत ही समझदार होता है। उसे पता है अगर मैं शरीर में जाऊंगा, कोई क्रिया करूंगा, तो शरीर के अंदर बंदे के पास प्रतिरक्षा तंत्र होता है। और जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है? रोगाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लेकिन HIV विषाणु तो ऐसा है नहीं, वो समझदार है। वो क्या है? क्रिया जाके करेगा नहीं, शरीर में प्रवेश करके लीवर में जाके बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से अब जाकर तो ये बैठ चुका है। कौन जाके बैठ चुका है? HIV विषाणु। अब वो देख रहा है भी शरीर में हो क्या रहा है। हमारे इस लीवर के अंदर दोस्तों कुप्फर सेल होती है। क्या होती है? शरीर के जो लीवर होता है उसके अंदर क्या होती है? कुप्फर सेल होती है। ठीक दोस्तों, और कुप्फर सेल कई क्रियाएं करती रहती है, कई क्रिया करती है। लीवर में जो अपनी कुप्फर सेल होती है वो कई क्रियाएं करती रहती है। कुप्फर सेल क्या करती रहती है? कई क्रियाएं करती रहती है दोस्तों। और उसके खिलाफ अपना शरीर कुछ नहीं करता है। अपना शरीर क्या होता है? यानी अपना शरीर के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है? थाइमस ग्रंथि को सूचना भेजता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जब बनाती है तभी वो रोगाणु को नष्ट करती है। लेकिन जो चीज़ है ना, HIV विषाणु की बात कर रहा हूँ, ये समझदार है, ये नष्ट होना चाहता नहीं है। तो बचने के लिए वो क्या करेगा कि शरीर के पास जाकर कोई भी क्रिया नहीं करेगा और लीवर के अंदर बैठा रहेगा। वो देखता है कि लीवर के अंदर जो कुप्फर सेल है उसको तो कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शरीर जानता है कि कुप्फर सेल तो हमारी ही चीज़ है। लेकिन जो HIV विषाणु होता है दोस्तों, इसके अंदर पाया जाता है RNA। लेकिन अपने जो शरीर के भाग होते हैं उनके अंदर पाया जाता है DNA। यानी हमारे अंदर तो होता है अनुवांशिक पदार्थ DNA, और जो विषाणु वगैरह होते हैं इनका अनुवांशिक पदार्थ होता है RNA। जैसे ही कोई विषाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अपना शरीर यानी ब्रेन समझ जाता है कि कोई बाहर से आया अपने को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो HIV विषाणु है वो ज़्यादा समझदार है। वो क्या करता है? जब आता है ना तो अपने साथ लेकर आता है एक एंजाइम, और जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है नाम। किसका नाम होता है? जो कि HIV विषाणु के अंदर पाया जाता है। दोस्तों जो HIV विषाणु होता है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। और जो HIV विषाणु है वो RNA का बना होता है। अगर सीधा शरीर में चला जाता तो शरीर उसको जान जाता और मार देता। लेकिन HIV विषाणु लीवर में बैठकर RNA को DNA में बदल देता है। क्या करता है? RNA को DNA में बदल देता है। क्योंकि अपना जो शरीर होता है DNA जिसके अंदर पाया जाता है उसको पहचान नहीं पाता। तो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA को DNA में बदल देता है। और फिर क्या करता है? संतान अपनी छोटी छोटी बच्चे पैदा करता है, और बच्चे जो होते हैं उनको कहता है कि अब लीवर से बाहर निकलो। बच्चे लीवर से बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जाकर क्रिया करके वापस आ जाते हैं। तो जब HIV विषाणु देखता है कि इनको कुछ नहीं हुआ, फिर वो कहता है कि अब हमें क्या करना है? अब हमें जनसंख्या विस्फोट करना है। क्या करना है? अपने को जनसंख्या विस्फोट करना है। और HIV विषाणु इतनी जनसंख्या बढ़ा लेता है, यानी 1 2 2 से 8 8 ऐसे करता रहता है, जनसंख्या बढ़ाता ही रहता है, बहुत जनसंख्या बढ़ा लेता है। अब पूरे शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब जब संख्या जब बढ़ जाती है ना तो अपना जो ब्रेन होता है उसको पता चल जाता है कि बाहर से कोई आया हुआ है,
और वो सूचना भेजता है थाइमस ग्रंथि को। किसको सूचना भेजता है? थाइमस ग्रंथि को। और थाइमस ग्रंथि को कहता है कि बाहर से कोई रोगाणु विषाणु आ चुका है, उसको नष्ट करने के लिए तुम कोई काम करो। थाइमस ग्रंथि कहती है कि चलो करते हैं। अब थाइमस ग्रंथि क्या करती है? टी हेल्पर को भेजती है, टी हेल्पर को भेजती है कि देख कर आओ, चेक करके आओ कि अपने शरीर में कौन घुस गया। अब टी हेल्पर क्या होती है? प्रतिरक्षा तंत्र के विकास करने में सहायता करती है। रोगों से खुद तो लड़ती नहीं है लेकिन विकास करती है। टी हेल्पर को जब थाइमस ग्रंथि जो होती है भेजती है कि चेक करके आओ अपने शरीर में कौन घुसा है, तो टी हेल्पर जैसे ही HIV विषाणु के पास जाती है तो उसको चेक करने की बजाय उससे लड़ना शुरू कर देती है। HIV विषाणु होता है ताकतवर, वो टी हेल्पर जो कोशिका होती है उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और टी हेल्पर जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो जैसे ही ये नष्ट होती है तो एक पदार्थ त्यागती है और उस पदार्थ का नाम होता है इंटरफेरोन। क्या पदार्थ का नाम होता है? इंटरफेरोन होता है दोस्तों। अब HIV विषाणु यहां पर भी समझदारी दिखाता है, क्योंकि जब टी हेल्पर कोशिका नष्ट होती है तो इंटरफेरोन त्यागती है। जैसे ही इंटरफेरोन त्यागेगी तो अपने ब्रेन को पता चल जाएगा कि टी हेल्पर नष्ट हो चुकी है, लेकिन वो जो विषाणु होता है वो ऐसा करने नहीं देता। जैसे ही टी हेल्पर को नष्ट कर देता है, इंटरफेरोन त्यागा जाता है, तो HIV विषाणु क्या करता है? इंटरफेरोन को ग्रहण कर लेता है, बल्कि शरीर के अंदर जाने नहीं देता है। अब पता लग गया ना, बहुत समझदार है। फिर क्या करती है? जब वापस टी हेल्पर लौट के नहीं आती है ब्रेन के पास, तो ब्रेन कहता है, थाइमस ग्रंथि को कहता है कि इससे काम तो बना नहीं। फिर टी किलर को भेजा जाता है। फिर टी किलर जाती है उनको नष्ट करने के लिए और खुद नष्ट हो जाती है। यानी एक एक क्या बिगाड़ेगा? HIV विषाणु है, उनकी संख्या बढ़ चुकी है, अब कोई एक एक बंदा उसका क्या बिगाड़ पाएगा? तो टी किलर भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार अंत में जो थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों, इसको HIV विषाणु चारों तरफ से घेर लेता है और इसको नष्ट कर देता है। फिर अपने अंदर रोगों का जाल बन जाता है। उसी रोगों के जाल को कहा जाता है एड्स रोग। दोस्तों कल्पना करता हूं, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। मेरी मेहनत के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है कि अब आप इस रोग के बारे में पूरा समझ गए होंगे। एक बार और देख लो। जब ये रोग होता है तो HIV विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणु समझदार होता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर में प्रवेश करके लीवर में बैठ जाता है और चेक करता है कि अपना शरीर किसके खिलाफ क्रिया करता है। उसको पता लग जाता है कि अपना शरीर RNA के खिलाफ क्रिया करता है, DNA के खिलाफ क्रिया नहीं करता है। तो जो HIV विषाणु होता है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसकी सहायता से अपने RNA को DNA बदल लेता है। फिर अपने शरीर के जैसा ही बन जाता है और शरीर को पता लगता नहीं है। धीरे धीरे संख्या बढ़ा लेता है अपनी, और संख्या बढ़ाकर शरीर में क्रिया करता है। शरीर को जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है, फिर शरीर थाइमस ग्रंथि को सूचना भेजता है। थाइमस जो ग्रंथि होती है टी हेल्पर को भेजती है चेक करने के लिए कौन आया है। टी हेल्पर जाकर HIV विषाणु से लड़ना शुरू कर देती है और खुद नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद इंटरफेरोन को त्यागती है, और इंटरफेरोन को जब त्यागती है तो जब शरीर को पता ना चल जाए, ब्रेन को पता ना चल जाए, इस कारण HIV विषाणु इंटरफेरोन को ग्रहण कर लेता है। और इंटरफेरोन को ग्रहण करने के बाद जब वापस नहीं आती टी हेल्पर, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है टी किलर को भेजती है। टी किलर भी नष्ट हो जाती है। फिर थाइमस ग्रंथि को HIV विषाणु घेर लेता है, और रोग जो अन्य रोग होते हैं मलेरिया वगैरह, वो अपने शरीर में अगर हो जाएं तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र उनके खिलाफ कोई क्रिया नहीं करता है। इस कारण ये रोग क्या कर लेता है? जाल कहलाता है रोगों का। अब तो समझ लग गई होगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, आगे भी ऐसी जानकारी आपको देता रहूंगा मैं। आगे आ चुकी है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानते हो, यह मिश्रित ग्रंथि होती है। मैंने कहा था अंतःस्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी और कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। यानी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियास भी बोला जाता है। तो ये मिश्रित ग्रंथि होती है, पता चल गया। नोट लगा के आगे मैंने लिख दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए तो थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए तो लीवर ग्रंथि यानी यकृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और स्थिति बात कर रहे हैं अपने किसकी? अग्नाशय ग्रंथि की। कहाँ पाई जाती है? उदरगुहा के पास पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग की खोज यानी अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक अंतःस्रावी
एक बह्यस्त्रावी भाग को पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्त्रावी भाग की खोज लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने की थी, जिसे लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। दोस्तों, जो अंतःस्त्रावी भाग होता है अग्नाशय ग्रंथि का, वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनको लैंगरहैंस दीपिकाएं कहा जाता है और लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने खोज की थी अंतःस्त्रावी भाग की इसी कारण। और वो 4 सेल कौन कौन सी होती है? आपने 3 पढ़ा होगा, लेकिन 4 होती है। कौन कौन सी होती है? 4। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, एक होती है एफ सेल और एक होती है डेल्टा सेल। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर पाई जाती है। और लैंगरहैंस दीपिकाएं कहां पाई जाती है? पटवार पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो कहां पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ना दिया हो तो क्या लिखा होगा? PANCREAS, पैनक्रियास। क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। आगे देखते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, एफ सेल और डेल्टा सेल, चारों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? लैंगरहैंस दीपिकाएं। किसमें पाई जाती है? अग्नाशय सेल में, या सॉरी अग्नाशय ग्रंथि में। आगे देखते हैं अल्फा सेल के बारे में। और अल्फा जो सेल होती है ये हार्मोन त्यागती है। कौन सा हार्मोन त्यागती है? ग्लूकागोन। बहुत गजब के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। कौन से? ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय की कौन सी सेल से निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है। 2 प्रश्न तो सीधे ही बन गए। प्रश्न इस पर क्या बनता है? जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो काम क्या करता है? वो काम करता है दोस्तों ग्लाइकोजन। क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का। ग्लाइकोजन चीज क्या है? ये हमारे लीवर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? लीवर में ग्लाइकोजन संचित रहता है और इसको ग्लूकोज में बदल देता है ग्लूकागोन। और जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, वही तो जब टूटेगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा। भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती है। जब ग्लूकोज टूटेगा, भोजन करते हैं तो ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज टूटता कैसे है? हम जब सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो सांस के अंदर ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों के अंदर, और ग्लूकोज को जैसे ही मिलती है तो ग्लूकोज टूट जाता है और बनाता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनाता है जल। तो बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आ गई होगी आपको कि जो लैंगरहैंस दीपिकाएं होती है 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। प्रथम सेल है अल्फा सेल, इसमें से हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल से निकलता है, अग्नाशय दीपिकाओं के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। बात समझ आ गई? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। सबको पता है ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। कौन बदल रहा है? ग्लूकागोन। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बात समझाई? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बीटा सेल। जो बीटा सेल होती है, जो अग्नाशय दीपिकाएं हैं उसका दूसरा भाग होता है। इसमें से हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन। नाम बहुत सुना होगा आपने इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ये तो पता ही होगा। तो ग्लूकोज, बात आ गई समझ में कि पहले ग्लाइकोजन था लीवर के अंदर, ग्लूकोज होता है अपने खून के अंदर। ग्लूकोज जब टूटेगा तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन ग्लूकोज अगर बार बार ग्लूकोज बढ़ रहा है तो अपने शरीर के अंदर हो सकता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। मान लिया जाए कि 15 ग्राम ग्लूकोज बन गया, तो अब 5 ग्राम तो यूज हो गया। किसमें यूज हो गया? ऊर्जा में। अब 10 ग्राम जो बच गया है उसको तो बदलना पड़ेगा ना। अब उसको बदलना पड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। अगर मान लो कि ग्लूकोज बढ़ता ही जाए तो मीठा हो जाएगा अपना खून, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है, और मूत्र के रूप में भी निकलेगा, मूत्र के साथ भी निकलेगा, तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ये बात समझ लगी होगी आपको। तो इंसुलिन हार्मोन में क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? कम करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे दिखा रखी है दोस्तों, एक ग्रंथि दिखा रखी है। कौन सी? अवटु और प्रावटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि यानी इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। देख लो, ऐसी स्थिति होती है। मैंने चित्र बनाए थे रफ, लेकिन ओरिजिनल चित्र ये है, ठीक है। और ये तो होती है थायराइड ग्रंथि। मैंने कहा था आपने ऐसे करके ऐसे बनाया था ना चित्र, ऐसे करके अपने ऐसे चित्र बनाया था। थायराइड ग्रंथि है। जब मैंने इसके ऊपर 4 बिंदु बना दिए थे ऐसे करके ऐसे, तो वो क्या बना दिया था मैंने? पैराथायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों देख लो, पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर 1 2 3 4 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पैराथायराइड ग्रंथि है। और इसको प्रावटु ग्रंथि भी बोला जाता है। तो आपको पता लग गया दोनों कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ रहे हैं इंसुलिन।
जब इंसुलिन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है इंसुलिन। अब इंसुलिन तो है नहीं तो ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, ग्लूकोज का ग्लूकोज बढ़ा रहेगा और उसका स्तर क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला इंसुलिन होता है। अगर इंसुलिन ही नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, यानी बहुत ही मीठा पदार्थ होता है। और अगर मूत्र वगैरह करते हैं, मक्खियां भिनभिनाती रहती है, तो ये कहाँ किसके कारण होता है, ग्लूकोज के कारण होता है दोस्तों। और इस रोग को क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस। क्या बोला जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है, यानी इसका नाम होता है मधुमेह। अगर ऑप्शन में कहीं आपको मिले ना मधुमेह, तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस। इस अवस्था में दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जो इस अवस्था होती है ना, जो ये अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, इंसुलिन की कमी वाली अवस्था, ग्लूकोज के स्तर की बढ़ने वाली अवस्था, डायबिटीज मेलाइटिस रोग की अवस्था, इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और जब इंसुलिन की अधिकता हो जाए, वो तो कमी थी, जब इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो इस अवस्था को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अधिकता होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया, कमी होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाएगा। बड़ी मेहनत से दोस्तों इन नोट्सों को बनाया है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आगे देखते हैं अपने, आगे बोला गया, नोड लिखा है मैंने, नोड लगाकर लिखा है कि सामान्य स्तर यानी ग्लूकोज का हमारे शरीर के अंदर सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे 60 से 120 मिलीग्राम या mg प्रति 100 ml रक्त के अंदर। प्रति 100 ml रक्त के अंदर जो ग्लूकोज का स्तर है सामान्य, वो 60 से 120 होता है, याद रखना। अब जो ग्लूकोज का स्तर है दोस्तों, दो प्रकार में बांटा गया है, एक खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद। अब जब खाना खाने से पहले बताओ, कम होगा ज़्यादा होगा, कम ही होना चाहिए खाना खाने से पहले तो, क्योंकि बस जब खाना खा लेते हैं, कुछ मीठा पदार्थ भी साथ में खाते हैं, तो ग्लूकोज का स्तर तो बढ़ना चाहिए। अब खाना खाने से पहले होता है 60 से 90 mg 100 ml ब्लड के अंदर, और खाना खाने के बाद होता है 120 से 140 mg 100 ml रक्त के अंदर। ये याद रखना है। अगर सामान्य पूछा जाए कितना होता है, सामान्य होता है 60 से 120 mg 100 ml रक्त के अंदर। अब आगे देख दोस्तों, बस बचा है अंतिम टॉपिक अपना छोटा सा, इंसुलिन। बहुत बार सुन लिया आपने इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन में पटवार हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, एसएससी हो, प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन अब इंसुलिन आपका ऐसा कवर कर दूंगे, ऐसा कवर करवा देंगे कि इंसुलिन से प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। इंसुलिन, बट इज इंसुलिन, इंसुलिन है क्या दोस्तों? ये प्रोटीन है, सीधी बात है दोस्तों। ये प्रथम प्रोटीन है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। और यह एक प्रोटीन है, बस यही पूछा जाता है। इंसुलिन क्या है? यह एक प्रोटीन है जो 51 अमीनो अम्लों से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। यानी प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है? 51 अमीनो एसिड से बना हुआ है। यह बात आपको याद रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात है इंसुलिन की। इंसुलिन दोस्तों, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन को सर्वप्रथम पृथक किसने किया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पृथक किया था बैटिंग व बेस्ट ने। पृथक का मतलब बस कुछ नहीं है, बस खोज किसने की, यही है कि इंसुलिन को सर्वप्रथम पृथक किसने किया, बैटिंग व बेस्ट ने। और अगर पूछे इंसुलिन के टीके का खोज किसने की, तो इंसुलिन के टीके की खोज भी बैटिंग व बेस्ट ने की। दोनों बातें सेम ही है। आगे पूछा जाता है कि इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक सेगर ने की। किसने की? फ्रेडरिक सेगर ने इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज की थी। दोस्तों, जो फ्रेडरिक सेगर था, यह एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले थे। अगली बात है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अमेरिका की कंपनी एली लिली ने इंसुलिन का निर्माण किया था। अब कैसे किया था वो भी देख लेते हैं। एली लिली ने ई कोलाई, ये प्रश्न पूछा गया था, एली लिली ने ई कोलाई सूक्ष्म जीव की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन किया, निर्माण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना है, क्या नाम है? ई कोलाई। बस इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे है इंसुलिन को कभी भी मुख गुहा से, क्या होता है, मुख गुहा से नहीं लेते। यानी इंसुलिन की कोई गोली या टेबलेट नहीं होती है, बल्कि इसको इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। अब पूछ लिया जाए क्यों लिया जाता है, इसका भी कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि इंसुलिन खुद एक प्रोटीन होता है, और जब इसको मुंह से लेंगे, गोली के रूप में लेंगे, तो ये हमारे आमाशय में जाकर इसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। अब जब इसका पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, खून में मिलेगा नहीं। तो इंसुलिन तो खून में काम करता है ना, तो खून में मिलेगा नहीं, आमाशय में पाचन हो जाएगा, तो टेबलेट कहाँ से चलेगी? तो इंजेक्शन ही दिया जाता है ताकि खून में पूरी तरह से इंसुलिन फैल जाए और क्या काम कर दे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दे। यही तो काम होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इसको कमेंट शेयर और फॉलो जरूर करना। और धन्यवाद आप सबका वीडियो को सुनने के लिए।